हेलो। तुम सुबह उठे, नहा धोकर तैयार होकर स्कूल गए और वापस उसी बेड पर आकर लेट गए। तो तुम्हें तो लग रहा है टफ डे एट वर्क, इतना सारा पढ़ के आए जो, बट एक्चुअली में तुमने कोई काम नहीं किया। और ये सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी भी बोलती है, तो यू कैन रिलेट। ठीक है, तो इससे पहले बैकग्राउंड में मैंने रोया वाला म्यूजिक चले, एक्चुअली आई कैन प्रूव कि तुमने सच्ची में कोई काम नहीं किया विद द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। मैं आपके सामने लाई हूँ चैप्टर वर्क एनर्जी फिजिक्स का। और तो स्टार्ट करते हैं ना, पढ़ते हैं विद एक्चुअली रिलेटेबल एंड फनी स्क्रिप्ट। आप देख रहे हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनु शर्मा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले तुम कमेंट करने लग जाओ कि तुम क्या जानो 7-8 घंटे पढ़ने की कीमत। बात तो तुम्हारी भी सही है, बट रुको ना, तुमने काम नहीं किया। ये सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं, फिजिक्स भी बोल रही है। Bro, that's teaching practically. Okay, so moving to the topic, work. Physics में क्या होता है? Work is said to be done when an object covers displacement s when a force is applied on it. अब जब तुम सुबह जिस बेड से उठे उसी बेड पर वापस जाके सो गए, तो दिस implies displacement is equals to 0 और work done कितना हो गया? 0। इसलिए मैं बोल रही थी तुमने काम नहीं किया, और ये फिजिक्स बोल रही है, नहीं तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मूविंग फॉरवर्ड, वर्क डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। सबसे पहले जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी फोर्स अप्लाई की गई है। उसके बाद सेकंड, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। उसके बाद हम वर्क का जो है फॉर्मूला निकालें तो वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो मल्टीप्लाई है तो न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, बट हम ऐसा यूनिट लेते हैं जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। फिजिक्स में 3 तरह के वर्क हुए, एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ नेगेटिव और एक हुआ 0। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क की बात करें तो जिसे हमारी मम्मी बोलेगी काम करना और फिजिक्स भी बोलेगी काम करना, तो दोनों एक टीम में है। और हम जाने पॉजिटिव वर्क के बारे में, तो मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की किसी भी ऑब्जेक्ट पे और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो उसका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज covered in the opposite direction of the direction in which force is applied, यानी कि तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की बट डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। नाउ सब्सक्राइब तोड़ दे सब कुछ। अच्छा सॉरी मम्मी। हमने पॉजिटिव वर्क के बारे में जान लिया, नेगेटिव वर्क के बारे में जान लिया, अब बचा हमारा 0 वर्क डन कब होता है। तो 0 वर्क डन होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहली, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को पागलों की तरह देख रहे हो कि हाँ भाई तो हिल क्यों नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कवर कर रहा है, यानी कि व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। ये हुआ पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये हुआ, या तो एक भारी चीज को, जैसे कि एक दीवार को आप 1 घंटे से धक्के मारने लगे हुए हो, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है बट उसके भारी वेट के कारण या भारी मास के कारण वो हिल नहीं रही है अपनी जगह से, यानी कि व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ हमारा सेकंड फैक्टर। नाउ थर्ड फैक्टर हमारा वो है कि जैसे कि आप 10 किलो के आटे की बोरी को अपने सर पे लेकर चले जा रहे हो 2 किलोमीटर तक, और फिर जब आप आगे जाते हो तब आपको पता लगा कि वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि थर्ड फैक्टर जो है वो हमारा बोलता है कि वर्क डन इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स अप्लाइड इज 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होगा तो भी हमारा वर्क डन होगा 0। वैसे तुम ये वीडियो बना क्यों रहे? एनर्जी ब्रो, एनर्जी ये नेक्स्ट सेगमेंट है ना। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी जो होती है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन की सेंस उसमें नहीं होती है। ये तो बोलने से ही पता लग रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है एक फॉर्म एनर्जी की, यानी कि मैं भाग रही हूँ तो मेरे अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वैसे ही और फॉर्म्स होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले सेकंड फॉर्म बोले पोटेंशियल एनर्जी। मैं खड़ी हूँ एक जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो सेल है हमारा, इसमें केमिकल एनर्जी, और ये जो लैंप होता है इसमें होती है लाइट एनर्जी। उसके बाद नाउ एक और जो फॉर्म होती है वो होती है हीट एनर्जी, ये सब होती है। और एक और फॉर्म बोले तो
electrical energy, but don't try this at home. So we'll study only kinetic energy and potential energy. So हम सबसे पहले kinetic energy पढ़ते हैं. अब kinetic energy की definition होती है कि the energy possessed by the body by its motion, और जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बोलते हैं हाफ mv², यानी कि हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर. ठीक है, पर फॉर्मूला रटना थोड़ी है, हम डिराइव करते हैं. सो लेफ्ट में आपको दिखेगा डेरिवेशन. सो लेट्स डिराइव नाउ. हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो लेफ्ट में आपको डेरिवेशन दिखती चलेगी, मैं बोलती जाती हूँ. तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. तो सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वो हमने लिख दिया. अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था उसकी बदौलत हमें फोर्स इज इक्वल्स टू ma ये फॉर्मूला मिला. तो अब हम उसको इसमें इनपुट करेंगे, तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया ma. अब क्या हमारे पास आया, वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. इसकी हम पोजीशन चेंज कर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा. अब इसी को हम उठा के अगर उस फॉर्मूले में डाल दे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू ma इंटू 1/2 और v² माइनस u². ठीक है, उसके बाद अब कटिंग जो होती है हम काट देंगे. उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ इंटू mv², और क्योंकि u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 आया. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में आगे फॉर्मूला आया वो आया हाफ mv², और यही होता है हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप और पोजीशन. अब इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, mgh. ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है, 2 लाइन की हम लिख सकते हैं आराम से, बट डायग्राम से समझना पड़ेगा. तो लेफ्ट में डायग्राम आपको दिखेगी. और अब हम देखें तो सबसे पहले, भैया आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही क्योंकि वो GIF है समझोगे. और जोक से पार्ट, अब हम देखें तो क्योंकि ये धरती से ऊपर है तो इस पर कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g. ठीक है, तो अब हमने पहले क्या किया था, वर्क डन एनर्जी के बराबर है तो हमने वापस से वो फॉर्मूला लिख दिया. उसके बाद फोर्स की जगह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ma लिखा था, बट ये ग्राउंड से ऊपर है, सरफेस से ऊपर है, तो इस पे कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g. तो एक ही जगह स्मॉल g लिख दिया, mgh हो गया, mdh नहीं है mgh. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट टू बी प्रिसाइज. तो सबसे पहले हम पावर क्या होती है हम खली सर से पूछते हैं. खली सर आप में कितनी पावर है, मैंने 2006 में अंडरटेकर को हराया था. पंगे नहीं लेने वाले. अब इस बल्ब में कितनी पावर है, आधा वॉट. 0.5 वॉट. वट. तो फिजिक्स में पावर क्या होती है, फिजिक्स में पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या कि हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, अब हम इसका यूनिट निकालें तो वर्क का यूनिट क्या था, जूल. एनर्जी का भी जूल ही होता है. उसके बाद टाइम का यूनिट नीचे है क्योंकि तो सेकंड, तो इसका हम यूनिट निकालेंगे जूल पर सेकंड, और वर्क जो होता है उसका तो जूल है क्योंकि, और टाइम का होता है सेकंड हमारे, इसलिए पावर का यूनिट आया हमारा ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड. उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब देखो पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी घर में तो ऑब्वियसली जूल पर सेकंड में अगर लिखते गए तो 10 पेपर तो लग जाएंगे एक्चुअली, इतना ज़्यादा होती है पावर यूज़. अब असिस्टेंट चलाने आके बोलेगा थोड़ी हर बार की बिजली का बिल कौन भरेगा, इसलिए हम हमेशा तो इतना सारा नहीं लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली बिगर यूनिट चाहिए. तो बिगर यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर. ना एक्चुअली में जो 1 किलोवाट पर आवर है ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है. अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हुई, जब हमारे पास बिल आता है उसमें यूनिट लिखा होता है राइट, तो 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट पर आवर के बराबर. ना द लास्ट पार्ट, और ये तो लाइन ही है छोटी सी,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसमें हमेशा एनर्जी होगी, बट वो किसी ना किसी फॉर्म में होगी। जिसे काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में चेंज हो सकती है पर एनर्जी खत्म नहीं हो सकती उस ऑब्जेक्ट की। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम इस चैप्टर को देते हैं पूर्ण आहुति और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इस बार मैंने ट्राई किया इम्प्रूव करने का और कमेंट में बताना अगर अच्छा लगा और अगली बार भी ऐसे कोई और चैप्टर चाहिए तो बता देना मेरे को कमेंट में। एंड लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, दिस इज योर एडमिन नैना शर्मा साइनिंग आउट।